हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में SS-SCRO2 के प्रॉब्लम 1.29 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। A body with zero initial velocity slips from the top of an inclined plane, forming an angle alpha with the horizontal. The coefficient of friction mu between the body and the plane increases with the distance x from the top according to the law mu equal to bx. The body stops before it reaches the end of the plane. The time t from the beginning of motion of the body to the moment when it comes to rest is. यानी क्या प्रॉब्लम है, देखें कि आपको गिवन है कि एक इंक्लाइंड प्लेन में एक बॉडी या एक ब्लॉक मान लीजिए टॉप से स्टार्ट करता है, ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब ये सरफेस पर चलता है तो सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड के प्रोपोर्शनल है, यानी ये ब्लॉक जितना मूव करेगा इसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा। अब चूंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट बढ़ता जा रहा है तो फ्रिक्शन के बढ़ने के कारण इसकी स्पीड जो ग्रेविटेशनल कारणों से बढ़ेगी वो फ्रिक्शनल इफेक्ट से घटना शुरू होगी और कुछ देर बाद अपनी सारी एनर्जी लॉस करके ये रेस्ट में आ जाएगा। हमें इनिशियल u बराबर 0 पोजीशन से फाइनल v बराबर 0 पोजीशन तक के लिए टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। सो किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, इसको समझने के लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x के लिए क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पर बनाएं तो इस पर लगने वाले फोर्सेस होंगे mg, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस, ये एंगल अल्फा गिवन है। अब चूंकि इस सरफेस में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू bx के अकॉर्डिंग एक फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसका वैल्यू म्यू n लिख रहा हूं मैं यहां पर। यानी कि इन तीन फोर्सेस के रिजल्टेंट से ये बॉडी मूव कर रही है इस इंक्लाइन के सरफेस पे। अगर हम फोर्सेस के कंपोनेंट बनाएं अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्सेस को ब्रेक किया जा रहा है क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फ्रेम सबसे ज्यादा सुटेबल फ्रेम है। सो mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारे फोर्सेस ब्रेक करने के बाद कि इंक्लाइंड के अलोंग इसके मोशन के लिए अगर हम इक्वेशन क्रिएट करें तो मोशन की डायरेक्शन को इनिशियल डायरेक्शन कंसीडर करते हुए इक्वेशन बनेगी mg sin अल्फा माइनस म्यू n इक्वल टू ma। यहां पर ध्यान रहे, यहां पर यह बात ध्यान रहे कि हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं mg sin अल्फा माइनस म्यू n इक्वल टू ma, उसमें हमने i वेक्टर शो नहीं किया है क्योंकि यह लीनियर इक्वेशन है, तो हमने प्लस i और माइनस i को डायरेक्शन में कंसिडर करते हुए साइन ऑलरेडी यहां पर पिक कर लिया है। सो mg sin अल्फा माइनस म्यू n इक्वल टू ma, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए n का वैल्यू mg cos अल्फा के इक्वल होना चाहिए। सो अगर n का वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी mg sin अल्फा माइनस म्यू इंटू mg cos अल्फा इक्वल टू ma, जिसे सॉल्व करने पर a का वैल्यू हमें मिलेगा g sin अल्फा माइनस म्यू इंटू g cos अल्फा। और यहां पर चूंकि म्यू का वैल्यू bx गिवन है सो मैं उसे भी इसमें अप्लाई कर रहा हूं। सो a का फाइनल वैल्यू आ जाएगा g sin अल्फा माइनस bx इंटू g cos अल्फा। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर ये बॉडी इस इंक्लाइन सरफेस पर एक वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो इस वेरिएबल एक्सेलरेशन में x वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी जरूर होगी जहां पर ये a 0 होगा। सो अगर मैं a को 0 से कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा g sin अल्फा माइनस bx इंटू g cos अल्फा इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा अपॉन b। ये कैलकुलेशन सिंपल है, आप देख सकते हैं कि bx cos अल्फा को राइट साइड शिफ्ट करके bg cos अल्फा को डिनोमिनेटर में लाने पर g कैंसिल हो जाएगा
और x का वैल्यू tan अल्फा ओवर b कैलकुलेट हो जाएगा। सो x की इस वैल्यू पर इस बॉडी में लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और यही वजह है कि उसका एक्सेलरेशन 0 आ जा रहा है इंक्लाइन के अलोंग। सो हम x बराबर tan अल्फा बाय b यानी टॉप पोजीशन से इतनी डिस्टेंस नीचे एक पॉइंट को इस पूरे मोशन के लिए मीन कंसीडर कर सकते हैं। सो अब अगर उस पोजीशन को जो tan अल्फा बाय b डिस्टेंस नीचे है टॉप से, उस पोजीशन को मीन कंसीडर करके अगर हम इस क्वेश्चन को ओवरव्यू करें तो हमें क्या जानकारियां मिलेंगी, एक बार उस पर आए आप लोग, एक बार ध्यान से देखें। अगर मैं इस डायग्राम में इसकी मीन पोजीशन को शो करूं तो कुछ ऐसा डायग्राम आना चाहिए। देखें एक बार, ये मीन पोजीशन है जो कि टॉप से tan अल्फा बाय b डिस्टेंस नीचे है। सो अब इस पोजीशन के अराउंड अगर हम पार्टिकल के मोशन पे स्टडी करें तो हमें क्या मिलेगा, एक बार देखें कि अगर इस इक्वेशन 1 में जो कि एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में प्रेजेंट कर रही है, अगर इस इक्वेशन 1 में मैं x का वैल्यू tan अल्फा बाय b से ग्रेटर पुट करता हूं तो आप देख पाएंगे कि a का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। यहां पर ध्यान दें कि अगर x का वैल्यू tan अल्फा बाय b पुट किया जाए तो a का वैल्यू 0 आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर x को tan अल्फा बाय b से ग्रेटर पुट किया जाए तो a का वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसका अर्थ है कि टॉप से मेजर्ड डिस्टेंस x का वैल्यू जब tan अल्फा बाय b से ज्यादा हो जाएगा तो उस पोजीशन पर इस बॉडी पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन होगा। इसका नेगेटिव वैल्यू अपोजिट टू मोशन डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहां पर ध्यान दें ये सभी वैल्यूज आई कैप और आई कैप लगा के लिखी जा सकती थी। तो उस आई कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करके हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी। तो यहां पर आप ध्यान दें कि जब हम किसी इक्वेशन को मोशन के अलोंग डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस से इनिशिएट करते हैं तो आपके आंसर का पॉजिटिव नेगेटिव आना, एक्सेलरेशन की वैल्यू का प्लस माइनस आना उसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है। सो यहां पर ए का वैल्यू नेगेटिव आने का अर्थ है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन जो tan अल्फा बाय b डिस्टेंस नीचे है उसको पार कर जाएगा तो उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार x की उन वैल्यूज के लिए जो tan अल्फा बाय b से छोटी है, a का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जब पार्टिकल इस मीन से पीछे था तो इस पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उस समय भी मीन के ही डायरेक्शन, मीन के अलोंग था। यानी जब पार्टिकल मीन को पार नहीं कर पाया है या जब उसने मीन को पार कर लिया है, दोनों ही कंडीशंस में इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मीन के अलोंग, मीन के टुवर्ड्स है। सो इस मोशन में अगर इस मीन पोजीशन को मेजरमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर लिया जाए तो इस इक्वेशन में आने वाले चेंजेस उस कंडीशन में क्या होंगे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। यहां पर आप ध्यान रखें कि जब हम टॉप पोजीशन से मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ए का एक्स से कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके का है और इसे 0 से कंपेयर करके हमने मीन पोजीशन का पता लगाया है। मीन पोजीशन हम उस पोजीशन को कह रहे हैं जहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 आ रहा है क्योंकि वहां पर फोर्स 0 है और यही वजह है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 आ रहा है। सो tan अल्फा बाय b डिस्टेंस नीचे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसके दोनों ओर जब एक्सेलरेशन को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन मीन के टुवर्ड्स आ रहा है। अब अगर हम इस मीन पोजीशन को ही मेजरमेंट का पॉइंट बना लें, यानी सारी डिस्टेंसेस अगर हम मीन पोजीशन से मेजर करना चाहें तो क्या चेंजेस आएंगे उसको ध्यान से देखें। तब इस पोजीशन से नापे गए किसी भी x को, अगर मान लीजिए इस पोजीशन से आपने किसी डिस्टेंस को x मेजर किया है तो इस मीन पोजीशन से किए गए मेजरमेंट में आप उस वैल्यू को x माइनस tan अल्फा बाय b कहेंगे। यहां पर ध्यान दें कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन क्रोटो 1.29 के रूप में पुट किया गया है उसमें मेजरमेंट टॉप से स्टार्ट किया गया है, x को टॉप से मेजर किया गया है। अगर हम tan अल्फा बाय b डिस्टेंस नीचे जाके मेजरमेंट स्टार्ट करें तो जिस डिस्टेंस को टॉप से x कहा जा रहा है उसे इस पोजीशन को मीन मान के x माइनस tan अल्फा बाय b कहा जाएगा। सो अगर हम इस इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करें, तो यहां पर से मैं इक्वेशन 1 लिखा हुआ हटा रहा हूं। अगर मैं इस इक्वेशन 1 को मॉडिफाई करता हूं तो मुझे मिलेगा a इक्वल टू माइनस बी जी कॉस एल्फा इंटू एक्स माइनस जी साइन एल्फा अपॉन बी जी कॉस एल्फा। इस स्टेप पे आपको ध्यान देना होगा।
आपने इस पूरे एक्सप्रेशन से माइनस बीजी कॉस अल्फा कॉमन लिया ताकि एक्स सिंगल टर्म के रूप में सामने आ सके, और यही वजह है कि बीजी कॉस अल्फा सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर पे है विद माइनस साइन। अब इसे सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर हमें ए का वैल्यू मिलेगा माइनस बीजी कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस टेन अल्फा बाय बी। सो एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, और इस मीन पोजीशन को मेजरमेंट का बेसिक पोजीशन मानते हुए अगर यहां से मेजर डिस्टेंसेस को हम एक नए नोटेशन y से प्रेजेंट करें तो आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि जिसे टॉप पोजीशन से x बोला जाएगा उसे इस मीन पोजीशन से x माइनस टेन अल्फा बाई बी कहा जाएगा। सो a का वैल्यू आप कह सकते हैं माइनस बी जी कॉस अल्फा इंटू वाई। अब इस इक्वेशन को देख के ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस पार्टिकल के मोशन का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन में, बिहेवियर में उसके अपोजिट है। डायरेक्शन में उसके अपोजिट है कहने का अर्थ ये होता है कि मीन के दोनों ओर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा। सो जब कोई पार्टिकल किसी एक पॉइंट जिसे हम मीन पॉइंट कहते हैं उसके दोनों ओर इस प्रकार मोशन करे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड हो, टुवर्ड्स मीन हो, तो ऐसे मोशन को एसएचएम कहा जाता है। इस कंडीशन को हम यहां पर देख पा रहे हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल भी है और वो माइनस साइन जो एसएचएम के लिए रिक्वायर्ड है वो भी यहां पर अवेलेबल है। सो हम कह सकते हैं कि इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ ये पार्टिकल, ये बॉडी एसएचएम कर रही है, और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से दी जाती है। सो अगर हम एसएचएम की स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को इस क्वेश्चन में बनने वाली एक्सेलरेशन की इक्वेशन से कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू जी इंटू कॉस अल्फा, और ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा रूट बी जी कॉस अल्फा। यहां पर ध्यान दें, टॉप पोजीशन से डिस्टेंसेस को मेजर करने पर जो इक्वेशन आया था वो कुछ इस तरीके का है जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है लेकिन एक कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व है। इस तरीके के केस कभी भी आप देखें तो थोड़ा सा ओरिजिन शिफ्ट करके आप उसे एसएचएम के स्टैंडर्ड केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही मैंने भी किया इस प्रॉब्लम में। मैंने उस मीन पोजीशन को ढूंढने की कोशिश की जिसके अबाउट ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। इस कन्वर्जन के बाद ये एसएचएम का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है विद माइनस साइन, और इसे एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पर हमने ओमेगा को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें बताना है कि टॉप से बॉटम तक का टाइम कितना होगा। तो यहां ध्यान दें कि चूंकि हम इस ब्लॉक के मोशन को एसएचएम से कंपेयर कर रहे हैं और हमने इसका मीन ढूंढ लिया है, तो क्लियरली जहां से इसने स्टार्ट किया था और जहां पर ये रुकेगा फाइनली, उन दोनों पोजीशंस को हम इस एसएचएम के एक्सट्रीम्स मान सकते हैं इस मोशन के लिए। यहां पर ये बात बिल्कुल ध्यान रखें स्टूडेंट कि ये पार्टिकल ऑसिलेशन नहीं कर रहा है टॉप और बॉटम के बीच में, दो पॉइंट के बीच में किसी मीन के अबाउट, ये एसएचएम ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, लेकिन जितना भी मोशन इसने किया है हम उस मोशन को एसएचएम से इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सिंपली इसके मोशन के बिहेवियर को समझ पाए। सो हम इस प्रॉब्लम को एसएचएम के बेसिक टेक्निक से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को फर्स्ट लुक में देखने पर यह मैकेनिक्स के क्वेश्चन जैसा दिखता है, आगे अपनी क्लिप्स में हम इसे मैकेनिक्स से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जब स्टूडेंट एसएचएम पढ़ ले तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स पे ध्यान दें। मैकेनिक्स से करने पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत कैलकुलेटिव हो जाती हैं। सो मेरा सजेशन है कि आप इसे एसएचएम के एग्जाम्पल के रूप में ही समझें। इस मोशन को एसएचएम मानते हुए अगर हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू है रूट बी जी कॉस अल्फा, यानी इतने टाइम पीरियड का एसएचएम ये पार्टिकल कर रहा है। अब इसका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन अंडर रूट बी जी कॉस अल्फा है, और हम जानते हैं कि जितना टाइम हमें कैलकुलेट करना है वो पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक ही जाना है पार्टिकल को। सो जो टाइम लगेगा वो t/2 होना चाहिए, क्योंकि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक पहुंचने का टाइम टोटल टाइम पीरियड का हाफ होता है। सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम इस t को हाफ कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में जो टाइम रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए पाई अपॉन रूट बी जी इंटू कॉस अल्फा। सो इतने टाइम में ये पार्टिकल अपने टॉप पॉइंट से
मूव होता हुआ इंक्लाइन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पॉइंट पर पहुंच के रेस्ट में आ जाएगा। सो इसका जो टाइम है वो पाई अपॉन अंडर BG cos अल्फा होना चाहिए। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पार्टिकल कितने टाइम में टॉप से बॉटम पॉइंट तक पहुंच पाएगा। थैंक यू।